his forehead. वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज मिस्टर हिंदी रॉकर्ट्स आपको दिखाने जा रहे हैं एक फॉक हॉरर यानी हॉरर से भरी एक लोक कथा जिस पर ये मूवी आधारित है। मूवी का नाम है मोलॉग। ज्यादा डर लगे तो एक आंख बंद करके या चुप करके देख लेना, लेकिन पूरी वीडियो जरूर देखना, ओके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। और चैनल को आप इन प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में रात के अंधेरे में घने जंगल और दलदल के बीच एक घर को दिखाते हैं। दीवार पर एक फोटो दिखाया जाता है। इसमें एक छोटी लड़की अपनी माँ और नानी के साथ खड़ी होती है। इस तरह की और भी कई फोटोज होती हैं जिसमें अलग अलग औरतें हैं। यानी ये इस परिवार का पुश्तैनी घर है जो माँ के बाद बेटी को और उसके बाद उसकी बेटी को मिलता है। घर के बेसमेंट में एक बच्ची अपने पालतू चूहे को खाना देती है। तभी ऊपर एक औरत चिल्लाती है और दीवार पर खून बहने लगता है। बच्ची डर जाती है। यहाँ सीन कट करके 30 साल के बाद उसी लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम है बेनिटा। बेनिटा का पति मर गया है और वो एक सिंगल मदर है। अपने घर से दूर वो सिटी में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हुई है। उसे तो अपनी बेटी मलिशा को स्कूल से पिकअप भी करना था, लेकिन वो तो भूल गई। लेकिन इतने में बेनिटा की माँ उसे पिकअप कर लेती है। अब बेनिटा अपनी कार में घर लौट रही होती है तो रास्ते में एक आदमी को देखती है। वो पुराने कपड़े बैग्स वगैरह उठाकर कहीं जा रहा होता है। बेनिटा अब घर पहुंचती है और यहाँ मूवी का टाइटल मोलोग डाल के होती है मूवी शुरू। बेनिटा को देखते ही मलिशा दौड़ कर आकर उसको गले लगा लेती है। तभी उस टाउन का एक पुलिस ऑफिसर बेनिटा के पापा को बताता है कि इस एरिया में एक आदमी पुराने बैग्स लटकाकर घूम रहा है और वो जगह जगह गड्ढे खोद कर चला जाता है। बेनिटा बताती है कि मैंने रास्ते में उस बैगमैन को देखा था। अब उस रात बैगमैन उसी एरिया में एक गड्ढा खोदता है। ऐसा लगता है कि उसके कान में कोई आवाज गूंज रही है जो उसे गड्ढा खोदने पर मजबूर करती है। तभी कोहरे के बीच उसको एक रूप दिखता है। अगले ही सेकंड बैगमैन अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरकर मर जाता है। सुबह पुलिस ऑफिसर आकर इन्वेस्टिगेट करता है। बेनिटा मलिशा को स्कूल ड्रॉप करने जाती है तो कई गाड़ियां अपोजिट में आती है। अब बेनिटा बिल्कुल हैरान है क्योंकि आमतौर पर इस एरिया में इतनी गाड़ियां आती नहीं। एक गाड़ी में बैठा आदमी बेनिटा और मलिशा को हेलो कहकर चला जाता है। यही मूवी का हीरो जॉनस है। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है। दरअसल आर्कियोलॉजी टीम को यहाँ कुछ मिला है और उसकी जानकारी पाने के लिए ही जॉनस को बुलाया गया है। दूसरी ओर पुलिस बैगमैन की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। आर्कियोलॉजी टीम जॉनस को अपने टेंट में लेके जाते हैं। यहाँ खुदाई करते हुए उन्हें एक औरत की लाश मिली है जो सदियों पुरानी है, लेकिन लाश अभी भी डिकम्पोज नहीं हुई है। ये कैसे पॉसिबल है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने जॉनस को बुलाया है। जॉनस अपनी रिसर्च शुरू करता है। उसी रात बेनिटा देखती है कि उसकी माँ को दौरा पड़ा। दरअसल उन्हें एक अजीब मेडिकल कंडीशन है और अक्सर इस तरह का दौरा पड़ता रहता है, इसलिए बेनिटा को यह अजीब नहीं लगता। वो बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत करके सुला देती है और मलिशा को उसके कमरे में सुलाने जाती है। तभी वो खिड़की से एक अजनबी को देखती है जो बहुत देर से उनके घर को घूर रहा है। वो परेशान होकर अपने पापा को बताती है। वो कहते हैं कि शायद वो आर्कियोलॉजी टीम का आदमी होगा, मैं उनसे कल निपटता हूँ, ठीक है तुम सो जाओ। अगली सुबह पापा सच में जाकर जॉनस को डांटने लगते हैं कि आप लोगों की खुदाई उस तरफ चल रही है तो आपके आदमी मेरे घर के पास क्यों आ रहे हैं। इतने में बेनिटा आकर उन्हें रोकती है। जॉनस माफी मांगता है कि देखिए अगर हमारा कोई आदमी गलती से यहाँ पर आ गया हो तो मुझे उसका अफसोस है, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जॉनस जरा भी गुस्सा नहीं होता और ये बात बेनिटा को काफी पसंद आती है। तो पूछती है क्या यहाँ कोई खजाना मिला है जिसे आप खोद रहे हैं। जॉनस हंसकर कहता है कि आर्कियोलॉजी वालों के लिए तो मिट्टी का बर्तन भी खजाने के बराबर होता है। अगले दिन बेनिटा अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाती है। दरअसल हर चेकअप में सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी उन्हें दौरे पड़ते ही रहते हैं। यहाँ मलिशा अपने दादू के साथ गप्पे लड़ा रही होती है। दादू ने घर के आसपास के पेड़ों में मोशन सेंसर कैमरा लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ अजनबी लोग घूम रहे हैं और जंगली जानवर भी आते रहते हैं। अगर एक छोटा सा मूवमेंट भी हुआ तो ये कैमरा उसकी फोटो क्लिक कर लेगा। इस तरह वो मलिशा को एक्सप्लेन करते हैं। उसी रात बेनिटा की माँ कहती है कि तुम मुझे लेकर टेंशन मत लो, वैसे भी तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम्स क्या कम है। ये सुनकर तो लगता है कि बेनिटा को माँ की सेहत के अलावा और कोई परेशानी खाई जा रही है। वो टाउन के एक बार में जाकर ड्रिंक करती है। इत्तेफाक से जॉनस भी वहाँ पर आता है। दोनों कैजुअली बातें करते हैं। जॉनस आम लोगों की अजीब बिहेवियर की बात करता है। बेनिटा कहती है कि मेरी माँ भी ऐसी स्टूपिड चीजें करती है। रेस्टोरेंट से फ्री शुगर पॉकेट्स उठाकर घर लेके आ जाती है। स्टैम्प कलेक्शन की तरह शुगर पैकेट्स को कलेक्ट करती है, पता नहीं क्यों। इस तरह मजाक करके दोनों बाहर जाते हैं। जॉनस अपनी लाइफ की बातें शेयर करता है और बेनिटा भी उसके साथ क्लोज फील करने लगती है। वो बताती है कि मेरे पति की मौत हो गई और वो भी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से। अच्छा तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? बेनिटा कहती है कि आप मुझे अंधविश्वासी समझ लो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को किसी का शाप लगा है। एक एजुकेटेड औरत होकर आप इन बातों में विश्वास क्यों करती हैं?
बेनिटा बताती है कि बचपन में मैंने अपनी नानी की घिनौनी मौत देखी थी और आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई कि उनकी मौत कैसे और क्यों हुई। और मेरी माँ को कोई बीमारी है जिसका नाम तक डॉक्टर्स जानते नहीं हैं। रिसेंटली मेरे पति मर गए, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा परिवार शापित है। मेरे घर में कभी नाम के लिए भी कोई खुशी नहीं आती। हम लोग एक बुझने वाले दिए की तरह जी रहे हैं। इस तरह वो अपने मन का सारा दुख जोनस के सामने रख देती है। अब वो घर लौटती है तो उसके पापा बाहर बैठे होते हैं। आज मैं देखता हूँ कि कौन मेरे घर के पास आकर खड़ा रहता है। बेनिटा उन्हें अंदर बुलाती है लेकिन वो नहीं मानते। फिर बेनिटा अंदर चली जाती है। वो ऊपर जाने वाली होती है कि एकदम से चौंक जाती है। उसे किचन में किसी का रूप दिखता है। वो घबरा कर देखती है तो वहां पर एक अजनबी बैठा होता है जो दिखने में बहुत ही वियर्ड है। वो घबरा कर कहता है कि मैंने एक गिलास दूध पी लिया, मुझे माफ कर दीजिए। उसके पास एक चाकू भी पड़ा होता है। बेनिटा धीरे से अपनी माँ को बुलाती है। उसकी माँ भी बहुत घबराई भी होती है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लग जाती हैं। वो आदमी भी उनके पास आने की कोशिश करता है और कहता है मुझे माफ कीजिए, वही मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। और तभी वो मुंह फाड़ कर चीखता है और मनीषा उसको देख लेती है। बेनिटा मनीषा को उठाने जाती है और यहाँ पर वो आदमी बेनिटा की माँ को पकड़कर उसका गला काटने लगता है। अचानक उस आदमी के सर पे वार होता है। वार क्या होता है बेनिटा के पापा ने। अगले दिन पुलिस आकर उस आदमी को हॉस्पिटल लेके जाती है। जोनस भी वहां पर आता है क्योंकि वो अजनबी जोनस की टीम का ही वर्कर है। बेनिटा की माँ उसे कॉफी ला कर देती है। जोनस नोटिस करता है कि जैसा बेनिटा ने कहा था, टेबल पर कई तरह के शुगर पॉकेट्स होते हैं जो बेनिटा की माँ रेस्टोरेंट से उठा के लेके आती है। जोनस उन्हें बताता है कि वो आदमी हमारा ही वर्कर है लेकिन वो बहुत ही अच्छा आदमी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो इस तरह घर में घुसकर आप पर अटैक करना चाहता था। अब बेनिटा जोनस को ऊपर लेके जाती है और रोती भी कहती है कि मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरा परिवार कभी खुश रह नहीं सकता, हमें शाप लगा है। नीचे उसके पापा कहते हैं कि ऐसी ऐसी अनहोनी बातें हो रही है कि अब यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि इस घर के अलावा हमारे पास बचा ही क्या है, हम कहाँ जाएंगे। ये कहकर वो अंदर जाती है तो अचानक उन्हें वही पुराना दौरा पड़ता है और वो बेहोश। बेनिटा फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाती है लेकिन सब कुछ नॉर्मल होता है। हॉस्पिटल के बाहर जोनस की कार खड़ी होती है। शायद वो अपने वर्कर से मिलने आया होगा जिस पर बेनिटा के पापा ने वार किया था। बेनिटा उस आदमी को देखने जाती है। वो आदमी बहुत ही बुरी हालत में होता है और उसके पास उसका परिवार खड़ा है। अचानक सबसे छोटी लड़की बेनिटा को मुड़कर देखती है और उसे घूरने लगती है। बेनिटा घबराकर लिफ्ट के पास आ जाती है। लिफ्ट के बंद होने से पहले वो छोटी लड़की अचानक अंदर घुस जाती है। वो बेनिटा का हाथ पकड़कर रोमानियन भाषा में कुछ कहती है, नू अमूरिद। फिर वो बार बार वही शब्द मंत्र की तरह कहती जाती है। बेनिटा को उसकी भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वो देखती है कि लिफ्ट में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है लेकिन उसके पीछे एक डरावना रूप खड़ा है। बेनिटा जान हथेली में लेकर वहां से भागती है और किसी तरह कार तक पहुंच जाती है। फिर वो नू अमूरिद का ट्रांसलेशन देखती है। नू अमूरिद का मतलब है वो अभी मरी नहीं। बेनिटा चौंक जाती है। तभी जोनस वहां कर बताता है कि उस आदमी को अभी तक होश नहीं आया। कल तुम्हारे घर में घुसने से पहले उसने आर्कियोलॉजी साइट के पास एक बड़ा गड्ढा खोदा था। उस रात बेनिटा और जोनस बार में मिलते हैं। बेनिटा दूसरे टेबल पर बैठे एक बुजुर्ग को देखती है और कहती है कि इनका बेटा ही बैगमैन था और मरने से पहले उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा और फिर उसी में गिर के मर गया। कल आपके वर्कर ने भी ऐसा ही गड्ढा खोदा और हमारे घर में घुसा। आपकी आर्कियोलॉजी टीम भी उसी एरिया में गड्ढा खोद रही है। आखिर आप लोग ढूंढ क्या रहे हैं? जोनस बताता है कि उस जगह पर हमको एक औरत की लाश मिली है जो लगभग 100 साल पुरानी है, लेकिन वो लाश बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुई। हम उसी का रहस्य पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेनिटा और जोनस बैगमैन के पिता के पास जाते हैं क्योंकि वो उस एरिया में सबसे बुजुर्ग हैं और उन्हें जरूर कुछ पता होगा। वो उन्हें एक कार्ड देते हैं जिसपे फेक करके कुछ लिखा है। वे पूछते हैं, क्या तुम लेजेंड ऑफ फेक की कथा जानती हो? बेनिटा ने फेक की कहानी सुनी थी। तो क्या हेलन ही इन आदमियों को गड्ढा खोदने पे मजबूर कर रही है? जोनस की तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या बातें कर रही है। बैगमैन के पिता कहते हैं कि तुम मेरे घर आ जाओ, वहीं डिस्कस करते हैं, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। जोनस और बेनिटा अब घर जा रहे होते हैं। जोनस के पूछने पर बेनिटा फेक की कहानी बताती है। हमारे यहाँ बच्चों को डराने के लिए एक कहानी बताई जाती है कि इस एरिया में आने वालों के कान में हेलन नाम की औरत कुछ विस्पर करती है कि ये करो वो करो, और उसी कहानी में फेक नाम की गुलाम थी जिसके साथ हेलन के पति का अफेयर था। जोनस हंस पड़ता है कि तुम इन बचपन की कहानी में विश्वास करती हो क्या? बेनिटा गुस्से में कार से उतर कर चली जाती है। जोनस अब अपने कैंप में जाता है तो उसकी टीम बताती है खुदाई में मिली लाश के जबड़े से लेकर छाती तक एक बड़ा कट है, लेकिन अब इसी तरह की 5 और लाशें मिली हैं। टीम का एक मेंबर जिसने चश्मा पहना होता है वो बहुत ही थका है और जोनस उसको आराम करने को कहता है। यहाँ पेड़ पर लगे मोशन सेंसर कैमरा को दिखाते हैं जो कि किसी मूवमेंट को सेंस करके क्लिक करता है।
बेनिटा सोने जाती है कि अचानक एक डिस्टर्बिंग आवाज आती है और खिड़की पर एक परछाई दिखती है। बेनिटा घबरा कर मुड़ती है तो उसकी माँ खड़ी होती है। माँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे बेटा, तुम इतनी टेंशन में क्यों होती हो, मैं तो पानी पीने आई थी। ये कहकर वो चली जाती हैं। अगले दिन बेनिटा के पापा पुलिस ऑफिसर को कैमरा से ली एक फोटो दिखाते हैं जिसमें पत्तों के बीच एक चेहरा दिखता है। वे कहते हैं कि 30 साल पहले जो कुछ हुआ वही आज रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें सावधान रहना होगा। इन दोनों के बीच जरूर कोई सीक्रेट बात चल रही होती है, लेकिन फिलहाल वो बात रिवील नहीं की जाती। मनीषा के स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम चल रहा होता है तो बेनिटा, उसकी माँ, पापा सब उसको देखने जाते हैं। यहाँ जॉनस उन 5 लाशों की जांच कर रहा होता है। उसकी असिस्टेंट लीजेंड ऑफ फीक की कहानी पढ़कर सुनाती है और इसी कहानी को वहाँ मनीषा स्कूल ड्रामा में परफॉर्म करती है। इसी के जरिए हमें फीक की कहानी दिखाई जाती है। कई 100 साल पहले इस जगह पर निर्दयी राजा रहा करता था। उसका नाम था वॉल्टर। उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा क्रूर थी। दोनों मिलकर अपनी प्रजा पर अत्याचार करते, उन्हें गुलाम बनाकर रखते थे। उनके पैलेस में एक गुलाम काम करती थी और उस लड़की का नाम था फीक। एक दिन हेलन को पता चला कि फीक प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप और कोई नहीं, देश का राजा वॉल्टर है। हेलन अपने पति को कुछ नहीं कहती, लेकिन फीक को बच्चा गिराने के लिए मजबूर करती है। अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए फीक कहती है, ये बच्चा आपके पति का नहीं है। लेकिन हेलन खूब जानती है कि वॉल्टर ने ही इस बेचारी को मां बना दिया। उससे सहा नहीं जाता कि उसका पति एक गुलाम के साथ अफेयर कर रहा है और वो फीक को टॉर्चर करती है और पूरे राज्य में ये बात फैला देती है कि बिना किसी आदमी की फीक प्रेग्नेंट हुई है, मतलब ये एक चुड़ैल है। वो अपनी प्रजा को ये मनगढ़ंत कहानी सुनाकर फीक को कारागार में बंद करवा देती है। फीक भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे न्याय दिलाएं, लेकिन बदकिस्मती से उसकी प्रार्थना सुनाई देती है मोलोक नाम के एक शैतान को, जो कि शिशु बलि का भगवान माना जाता है। मोलोक फीक से कहता है कि अगर तुम अपनी जान देने को तैयार हो तो मैं हेलन को उसके किए की सजा जरूर दूंगा, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर और उसकी आने वाली सभी पुश्तें पर मेरा ही अधिकार होगा। फीक बदले की आग में जल रही होती है और वो मोलोक की शर्त मान लेती है। वो अपने माथे पर मोलोक का सिंबल बना लेती है और कुछ ही देर में खुद अपना गला काट लेती है। मोलोक अपना वादा निभाते हुए हेलन को मार डालता है और उसके शरीर में फीक की आत्मा को बसा देता है। उसके बाद कई साल तक फीक अपने राज्य की भलाई करती है। यही है लेजेंड ऑफ फीक। और यहाँ ड्रामा भी खत्म होता है और ये घर जाते हैं। बेनिटा के पापा कुछ ट्रैप सेट कर रहे होते हैं। अब बेनिटा बैगमैन के पिता से मिलने जाती है, जो असल में क्रियाक्रम और दूसरे कर्मकांड वगैरह करते हैं। वो पूछती है, क्या लेजेंड ऑफ फीक और मेरे परिवार के बीच कोई कनेक्शन है? वो बेनिटा को एक कमरे में लेके जाते हैं, उसे हिप्नोटाइज करते हैं। उसे बचपन की यादें आती हैं कि वो बेसमेंट में खेल रही थी। ऊपर उसकी नानी की चीख आई और बाद में पता चला कि जिस तरह फीक ने अपना गला काट लिया था, उसी तरह बेनिटा की नानी भी अपना गला काट कर मर गई थी। ये दृश्य देखकर बेनिटा चौंक कर आंखें खोलती है। फिर वो जल्दी जल्दी जोनस के कैंप में जाकर उन लाशों को देखती है और 5 की 5 औरतों की ही लाशें हैं। हर औरत ने उसी तरह से अपना गला काटा होता है। अब बेनिटा घर आकर अपनी चीजें पैक करती है और अपनी माँ को भी तैयार होने को कहती है। उसकी माँ पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? बेनिटा उन्हें पूरी बात बताती है कि सदियों से हमारे परिवार की औरतें खुद अपना गला काट कर मर रही हैं। आर्कियोलॉजी साइट पर हमारी 5 पुश्तों की औरतें की लाशें मिली। इस शाप का अगला टारगेट तुम हो माँ, और तुम्हारे बाद मैं। अब चलो यहाँ से। ये सुनकर तो उसकी माँ का चेहरा एकदम से बदल जाता है। यहाँ जॉनस के कैंप का आदमी जो आराम करने गया था, वो एक पजेस्ड आदमी की तरह बेनिटा के घर की ओर आता है, लेकिन पापा के सेट किए हुए ट्रैप से उसे शॉक लगता है और वो नीचे गिरता है। पापा को तसल्ली होती है कि उन्होंने अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन तभी उन्हें फील होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कई आत्माएं होती हैं। उनमें से एक है उनकी पत्नी की आत्मा। अगर इनकी पत्नी मर चुकी है तो जो घर पर है वो कौन है? अब कहानी एक भयानक मोड़ ले लेती है। यहाँ जॉनस एक फेस्टिवल में होता है जो फीक की याद में मनाई जाती है। वो बेनिटा को लगातार कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। जॉनस की असिस्टेंट कहती है कि बेनिटा कैंप में आई थी और लाशों को देखकर चली गई। उसे लगता है कि उसके परिवार को खतरा है और वो घर छोड़कर जा रही है। मुझे तो लगता है कि इस टाउन के लोग फीक की कहानी को सच मानकर आज भी नर बलि देते हैं। जॉनस तुरंत वहां से निकलता है और यहाँ बेनिटा के पापा अपनी पत्नी की आत्मा को देखकर बहुत रोते हैं और तभी वो आत्मा उनसे कुछ कहती है, जिसे सुनकर वो अपने घर की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही वॉयलेंट तरीके से घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। बेनिटा और उसकी माँ चौंक कर खड़ी रहती है और तब वो ग्लास तोड़कर अंदर का ताला खोल देते हैं और अंदर आकर बेनिटा की माँ पर अटैक करते हैं। इसी बीच बेनिटा मनीषा को उठाकर बेसमेंट में ले जाकर सेव करती है और खुद माँ को बचाने आती है। उसके पापा तो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेनिटा उनके सर पे जोर से मारकर उन्हें गिरा देती है और अपनी माँ को देखने के लिए मुड़ती है, लेकिन उसकी माँ वहां पर होती ही नहीं। वो बिल्कुल चौंक जाती है। इसी बीच जॉनस बेनिटा के घर के पास आता है, लेकिन ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है। किसी तरह पैर छुड़ाकर वो भाग कर आता है। यहाँ बेनिटा के पापा को होश आ गया है और वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर आते हैं। तभी उनकी पत्नी
नानी उन्हें घूरती है और पापा के गले में एक रस्सी पड़ती है। वो रस्सी खींचती है और बेनिटा के पापा मर जाते हैं। क्या ये सच में उनकी पत्नी है या फिर कोई और? अब सच होगा रिवील। बेनिटा को एक जगह बांध कर रखा होता है और उसके सामने उसकी माँ बैठी होती है। उनके दोनों तरफ जानवरों की खाल लपेटे हुए कुछ लोग अजीब भाषा में कोई मंत्र पढ़ रहे होते हैं। बेनिटा डर के मारे पूछती है, माँ तुम क्या करने वाली हो? उसकी माँ जवाब देने के बजाय झट से अपने जबड़े से लेकर छाती तक चाकू से काट लेती है और मर जाती है। बेनिटा घबराकर चिल्लाती है और तभी उसकी माँ के गले से एक हाथ निकलता है। वो हाथ एक डरावने रूप का है और यही है वो खतरनाक शैतान जिसका नाम है मोलोक। यही बेनिटा के परिवार की औरतों को पीढ़ी दर पीढ़ी बलि चढ़ा रहा था। ऊपर से बेनिटा की चीख सुनकर मलिशा बहुत ही डर जाती है। इतने में जोनास वहां पर आता है और बेनिटा की माँ की घिनौनी मौत देखकर वो भी चौंक जाता है। वो बेनिटा को खोल देता है और दोनों मलिशा को बेसमेंट से निकालते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है। कुछ दिनों के बाद बेनिटा एक रेस्टोरेंट में जोनास से मिलती है। वो बेनिटा और मलिशा की सेफ्टी के लिए उन्हें अपने गेस्ट हाउस में रहने का सुझाव देता है, लेकिन बेनिटा मना करते हुए कहती है कि मैं अपने घर को छोड़कर नहीं आना चाहती। आप फिक्र मत कीजिए, आप अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। जोनास नोटिस करता है कि जाते वक्त बेनिटा अपनी माँ की ही तरह कॉफी ट्रे से शुगर पैकेट उठाकर रख लेती है। जोनास ये देखकर हैरान हो जाता है कि अपनी माँ की तरह ये बिहेव क्यों कर रही है। उस रात बेनिटा मलिशा के साथ बैठकर कहानी सुना रही होती है, लेकिन तभी घर के बाहर का दृश्य देखकर हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। कई आत्माएं घर के बाहर खड़ी हैं। एक आत्मा विंडो के पास खड़ी होती है और यह है बेनिटा की आत्मा। उसकी नजरों से दिखाया जाता है कि अंदर मलिशा के पास बैठी हुई औरत बेनिटा नहीं है, बल्कि बेनिटा के रूप में मोलोक है। अब आप समझ गए होंगे कि मोलोक इस परिवार के साथ क्या कर रहा है। अगर नहीं समझे तो शॉर्ट में समझाता हूँ। दरअसल लेजेंड ऑफ फीक के अनुसार फीक ने हेलन से बदला लेने के लिए मोलोक नाम के शैतान से मदद मांगी। मोलोक ने फीक का काम तो किया, लेकिन बदले में उसने फीक की आने वाली सभी पुश्तों की औरतों को मारकर उनके शरीर में खुद रहने का हक मांगा। असल में बेनिटा, उसकी माँ और नानी ये सभी फीक की संतति हैं और अब बेनिटा खुद भी इस शाप का शिकार हो गई। मोलोक फीक के वंश में जन्म लेने वाली हर औरत को मारकर उसके शरीर में 30 साल तक रहता है। उसके बाद उसकी कोख से जन्मी लड़की को मारकर उसके शरीर में घुस जाता है। इस तरह वो कई 100 साल से इस परिवार की औरतों के शरीर में जिंदा है। अब उसने बेनिटा को मारकर उसका शरीर ले लिया। 30 साल के बाद जब मलिशा बड़ी होगी तो मोलोक उसकी जान लेकर उसके शरीर को अपना लेगा। लेकिन बैगमैन, जोनास की टीम का मेंबर, ये लोग गड्ढा क्यों खोद रहे थे और वे बेनिटा के घर में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे? दरअसल मोलोक ने फीक की प्रार्थना सुनकर हेलन को मार डाला। हेलन की आत्मा मोलोक को खत्म करना चाहती है, इसीलिए वो उस जगह के आदमियों को भड़काकर उन औरतों को मारने की कोशिश करती रहती है जिनके शरीर में मोलोक बसा हुआ है। इसलिए वे बेनिटा की माँ को अटैक करने आ रहे थे, क्योंकि 30 साल पहले ही बेनिटा की माँ मर गई थी, लेकिन उनके शरीर में मोलोक जी रहा था। अब वो बेनिटा के शरीर में जी रहा है। मोलोक शरीर बदल बदल कर जीता रहेगा और हेलन उसे खत्म करने की कोशिश करती रहेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी की कहानी ने तो मेरा दिमाग ही मोड़ कर रख दिया। क्या आपको भी ऐसा लगा? जल्दी से कॉमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।